तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। आपकी बुक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स जो है आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा भी दिए गए हैं, बट एक बार मैं उसका थोड़ा सा बेसिक सा आपके सामने, ताकि आपको पता लगे कि हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, राइट। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले आपने एक चीज यहाँ पे पढ़ी होगी कि जो मेंडल है, मेंडल जो है वो, मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को, जैसे ये आपकी बुक्स में पॉइंट दिया गया है। तो आज जो हम बुक्स में जहां से स्टार्ट करेंगे, जो आपके पास टॉपिक है वो है हमारा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। यहां से हम एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पोर्शन से। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में जो हमारे पास सबसे पहला जो यहाँ पे पार्ट आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल, अब आपकी बुक्स में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आपके सामने इमेजेस भी दिए गए हैं, और एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बुक्स का यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या क्या है, देन मैं आपको एक प्रेजेंटेशन से बताऊंगी और आप लोगों को वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ आपको क्या, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है कुछ इमेजेस दी गई हैं, कुछ इमेजेस आपके सामने बताई गई हैं। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलरिटीज बिटवीन गिवन एनिमल इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस। देखिए कुछ एनिमल की इमेजेस आपके सामने बताई गई हैं, कुछ आपके सामने प्लांट की इमेजेस बताई गई हैं। ठीक है, आपको बोला गया है एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकल वर्ड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जैसे लिखा है ना मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का क्या मतलब होता है एक्चुअली, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो मैं किसी चीज को देख रही हूँ, जैसे ये एनिमल्स है ना मेरे सामने, तो अगर मैं इन एनिमल्स को देख रही हूँ तो ये किस तरह के मुझे नजर आ रहे हैं, है ना, किस तरह के ये एनिमल्स जो है मुझे नजर आ रहे हैं, वो मेरे पास क्या हुआ, वो हुआ मेरा मॉर्फोलॉजिकल। जैसे मान लो मैं इसकी आईज देख रही हूँ, है ना, सारे एनिमल्स की मैं आईज देख रही हूँ, या मैं ये प्लांट्स जो है यहाँ पे देख रही हूँ, तो मुझे प्लांट्स जो है वो किस तरह के नजर आ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास क्या, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। दे आर व्हाट, ये होते हैं हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो आई होप आपको सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी कि हमारे पास एविडेंसेस का मतलब क्या है। एक्चुअली हम जब भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल वर्ड का मतलब ही क्या निकल के आता है कि हम जो है वो बाहर से एक्सटर्नली उसको देख रहे हैं। जैसे ये प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स के इमेजेस आपकी बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है, तो ये प्लांट्स जो है आपको किस तरह के देखने में लग रहे हैं, उसके आधार पे हम जो है एविडेंसेस जो पढ़ेंगे वो होंगे हमारे मॉर्फोलॉजिकल। अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार मैं आप लोगों की बुक्स में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम एक्चुअली इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, एनाटॉमिकल एविडेंसेस की अगर मैं बात करूं, तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस हमारे पास क्या होंगे, ये होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर के आधार पे। ये होते हैं हमारे पास कैसे, स्ट्रक्चर के आधार पे जो आपके एनाटॉमिकल एविडेंसेस होते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है उन ऑर्गेनिजम्स का, उसके आधार पे हम जो लेते हैं, दे आर एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे आगे। जैसे अब मैंने आपको अभी एक बात क्लियर की कि हम जो है एनाटॉमिकल, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है कि हम जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कैसे बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पे हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो हमें किस तरह का दिखेगा, है ना, उसका जो है इंटरनल संरचना किस तरह की है, उसके आधार पे क्या होते हैं हमारे पास एनाटॉमिकल एविडेंसेस होते हैं। देन उसके बाद हम जो आगे यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है वो क्या हुए, वो हुए आपके पास अंडर डेवलप्ड डीजेनरेटेड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब जो कि आपके पास जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, मतलब जो ना पहले जो है, आप सिंपली ये समझिए वेस्टिजियल है क्या, वेस्टिजियल ऐसे हैं मतलब जिनका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में, है ना, यूजलेस ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, यूजलेस ऑर्गन्स हैं या ऐसे अंग हैं जिनका कोई यूज नहीं है आपके शरीर में। ठीक है, या फिर उनके जो होनी चाहिए ना एक डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, पूरा जो बनने का उनका जो प्रोसेस होना चाहिए, वो जो है वो नहीं है, अंडर डेवलप्ड है वो। ठीक है,
अंडर डेवलप्ड है, यूजलेस, ऐसे ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो पहले हम जो है इतना क्लियर करेंगे। अब फिर उसके बाद आपके पास आएगा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जैसे आपकी बुक्स में है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसे देखिए, हम जो है वो आज की डेट में हम जैसे ह्यूमंस है, हम जैसे भी दिख रहे हैं, है ना, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो हमें आज की डेट में कैसा दिख रहा है, लेकिन वो पहले मतलब कहाँ से बना है, ठीक है, वो मतलब उसके फॉसिल्स जो हैं उसके बारे में जो एविडेंसेस होते हैं फॉसिल स्टडी के आधार पे, है ना, मतलब हमें जैसे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड और अर्थक्वेक। जैसे क्या होता था पहले के टाइम में, जैसे ज्यादातर जैसे फ्लड आए या फिर अर्थक्वेक, भूकंप आए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है उस टाइम जो है वो दब चुके थे एक तरह से, है ना, कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया। तो अब क्या हुआ, कुछ एक मतलब उनके जो रिमेन्स हैं, जैसे आप देख सकते हो ना यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो कुछ एक हिस्से हैं वो जो है वो एज इट इज रह गए, है ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो हिस्से हैं वो एज इट इज जो है वो रह गए। मतलब यहाँ पे जैसे आपकी बुक्स में लिखा है रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट्स, है ना, कुछ उसके हिस्से ऑर्गेनिजम्स के एज इट इज रह गए, ठीक है, और एंड इंप्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स, और उन ऑर्गेनिजम्स के जो इंप्रेशंस थे वो जो है अंडरग्राउंड एक तरह से प्रिजर्व हो गए, उन्हीं को जो है वो फॉसिल्स कहा जाता है। और अगर फॉसिल्स की स्टडी की बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इवोल्यूशन की स्टडी के लिए, इवोल्यूशन की स्टडी के लिए पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो है बहुत जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम आज की क्लास में जैसे हम पढ़ेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैंने आप लोगों को, ताकि आपको जैसे बुक से पता लग जाए कि हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे हमने बात की। तो अब हम जरा इसको प्रेजेंटेशन से देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हम यहाँ पे, देखिए हेरिडिटी इवोल्यूशन चैप्टर आपको बताया कि हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपके सामने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इनको मेंडल को ना फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, इन्हीं को ही कहा जाता है, मेंडल को ही कहा जाता है आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर आप आगे चलिए जरा, हाँ यहाँ से हमें पढ़ना है एविडेंसेस से, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन से हमें आज की क्लास में पढ़ना था। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, अभी आप लोगों ने अपनी बुक्स में देखा ना मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, सबसे पहले आपके सामने जैसे बात, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या हुए हमारे पास, कुछ ऐसी ऐसी ही इमेजेस आप लोगों ने अपनी बुक्स में देखी। तो आपके सामने अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस की, तो ये मेरे पास क्या होंगे, ये होते हैं आपके पास डिफरेंसेस इन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि फिजिकली, जैसे आपको अभी मैंने बात क्लियर की कि फिजिकली या मतलब एक्सटर्नली वो आपको ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह का दिख रहा है, ठीक है, तो वो जो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे इन द फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसको वो जो एविडेंसेस हैं वो कहलाते हैं हमारे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसे कि आपके पास होते हैं आपके होमोलोगस ऑर्गन्स या आपके पास होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंसेस इन द फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, जैसे हम जो है आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमें ना कुछ क्लूज देता है, ये हमें कुछ क्लूज देते हैं अबाउट देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्योंकि एक्चुअली इवोल्यूशन है क्या, कि हम किस तरह से बने हैं, है ना, मतलब जैसे मान लो कोई ह्यूमन है ना, तो हमारे मतलब पूर्वज कौन रहे होंगे, हमारा मतलब विकास किस तरह से हुआ, है ना, हमारे जैसे मान लीजिए हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से, जैसे हमारी बॉडी की जो भी संरचना है, जो भी स्ट्रक्चर है ना, किस तरह से जो है हम जो है वो बने। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे कैसे कैसे जो है वो डेवलपमेंट हुई है, विकास हुआ है, तो उसके बारे में जो है हम क्या स्टडी क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल
आपको क्लियर हुई होगी बात कि मॉर्फोलॉजिकल क्या हुए हमारे पास, ये होते हैं डिफरेंसेस इन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब फिजिकली हमें वो ऑर्गेनिज्म किस तरह का देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके जो डिफरेंसेस हैं। मतलब अब जैसे मान लो ये एनिमल है, ये डॉग है ना, या ये है, तो अब इन तीनों में जो है आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे देखने में जो है डिफरेंस लग रहा है आपको। जब आप इसको देखते हो एक्सटर्नली तो जो है आपको डिफरेंस जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वैसे ही अगर मैं इन प्लांट्स को देखूं तो यहाँ पे भी मुझे कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं इनको देखने में, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्लूज देता है हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में। इससे हमें एक प्रकार से क्लूज मिलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास क्या हुए, डिफरेंसेस इन द फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। फिर हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल आज जैसे आप लोगों को पहले बताया, मतलब संरचना किस तरह की है। जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम ह्यूमंस हैं, है ना। अब हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो हमारी बॉडी, क्या आपको पता है, बोन्स हैं, हड्डियां हैं, है ना, मसल्स हैं, या हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे अलग अलग अंग हमारी बॉडी में है। जैसे आपकी बॉडी में जो है वो हार्ट है, आपकी बॉडी में किडनी है ना, या जो भी आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं। तो एनाटॉमी का मतलब ही क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब ही होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, मतलब आंतरिक संरचना जो है वो किस तरह की है, इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है, दैट इज द एनाटॉमी बेसिकली। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस जो है वो रिवील करते हैं हमारे वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स को, जो अभी आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा ना, मतलब जो कि हमारी बॉडी में किसी काम के नहीं है, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, उनके शरीर में ना वो काम के अंग थे। लेकिन हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो उन ऑर्गन्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। ऐसे ऑर्गन्स जो है क्या कहलाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब हमारी बॉडी में वो एक तरह से क्या है, यूजलेस हैं। ऐसे ऑर्गन्स को मैं बोलती हूँ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हमें वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स का पता लगता है, या जो रेमिनेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, है ना। आपको जैसे पहले बताया कि जैसे पहले के टाइम में जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, जैसे क्योंकि हम ना कुछ मिलियन सालों की पहले की बात कर रहे हैं, है ना, बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं, कि जो अलग अलग, जैसे आज की डेट में हम प्लांट्स इधर उधर देखते हैं, या हम जो है अपने इधर उधर एनिमल्स देखते हैं, तो वो किस तरह से जो है वो बने हुए हैं, किस तरह से ऑर्गन्स का विकास हुआ है, तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो बेसिकली एनाटॉमिकल एविडेंसेस में अगर मैं देखूं तो मैं जो है यहाँ पे क्या बात करती हूँ कि इट रिवील्स वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पता है ना, मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो कि हमारे शरीर में नॉन फंक्शनल है, या फिर रेमिनेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना। मतलब मैंने आपको जैसे अभी पढ़ाया, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया उस टाइम पे, या कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, तो उस टाइम जो है मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या हो गए, जैसे मतलब जैसे मान लीजिए कि सॉइल के अंदर वो एक तरह से दब गए, लेकिन कुछ हिस्से जो है उनके बच गए, है ना, रिमेनिंग पार्ट्स, रेमिनेंट्स जिनको हम बोलते हैं, so that have reduced in size and function over generations which support the theory of। तो actually आपको क्या ध्यान में रखना है, बेसिकली एनाटॉमिकल एविडेंसेस हमारे पास हमारे वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं, रेमिनेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे एविडेंस वर्ड का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप जो है वो कोर्ट में जाते हो, है ना, तो वहां पे जो भी वहां पे लायर होगा, जो भी वहां पे वकील होगा, वो कुछ एविडेंस जैसे दिखाएगा कि हाँ इसके ये एविडेंस है ना, ये इसके सबूत है। तो उसी तरह से हमें किन चीजों से पता लग रहा है कि इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन आप लोगों को पता है, इवोल्यूशन मतलब ग्रेजुअली कैसे कैसे हमारी डेवलपमेंट हुई है, और आज हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, जो भी है वो किस तरह से बना है ना, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल आपको पता लग गया, मतलब बाहर से आपको वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है ना, वो जो एविडेंसेस है वो है मॉर्फोलॉजिकल। एनाटॉमिकल मतलब आपको उस ऑर्गेनिज्म का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दिख रहा है, वो हो गए हमारे पास एनाटॉमिकल एविडेंसेस। फिर बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करते हैं, ये क्या होते हैं,
The presence of non-functional or reduced structures like the human appendix or tailbone suggests that these features were more prominent in the ancestors of modern organisms. है ना, आपको जैसे पहले बताया कि ऐसे आपके पास ऑर्गन्स हैं जो कि आज जो है आपके शरीर में उनका कोई काम नहीं है, जो कि नॉन फंक्शनल है, या आप बोल सकते हो कि जो आपके शरीर में रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, आपके शरीर में उनका कोई काम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके सामने दिया गया, जैसे आपके सामने जो अपेंडिक्स है, ह्यूमन अपेंडिक्स है ना, जिसको टेल बोन कहा जाता है, टेल बोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आज की डेट में आपके शरीर में, आपकी बॉडी में क्या है, नॉन फंक्शनल है, या मैं सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकती हूँ कि ये जो है हमारी बॉडी में जो है एक प्रकार का रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, रिड्यूस्ड ऑर्गन है। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स नाम दे देते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या एविडेंसेस पढ़े, मॉर्फोलॉजिकल हम समझ गए, बाहर से हमें ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है उसके आधार पे, एक्सटर्नल फीचर के आधार पे। फिर देखिए आगे एनाटॉमिकल, मतलब हमें उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है उस ऑर्गेनिज्म का, तो वो हो गया हमारा एनाटॉमिकल। फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, है ना, वेस्टिजियल क्या हुए आप लोगों को पता लग गया, जो कि आपके पास नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आपने क्या बोला, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोल दिया। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको बुक्स में मैंने अंडरलाइन करवाया था, बताया था एक चीज कि हमारे पास जो है एक होते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। क्या होते हैं हमारे पास, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। कोई भी आपसे पूछे कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, जो कि आपके पास ना फॉसिल्स के स्टडी के ऊपर बेस्ड है ना, फॉसिल्स के स्टडी के ऊपर जो बेस्ड हैं। तो फॉसिल्स आपको पहले बताया, जो आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनके जो रेमिनेंट्स, जो उनके कुछ बचे हुए जो हिस्से बच गए, जैसे मान लो उनकी बॉडी का कोई पार्ट बच गया, है ना, तो वो हो गया हमारे पास फॉसिल उस टाइम का। तो फॉसिल्स रिवील एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज जो है आज की डेट में खत्म हो चुके हैं, है ना, उनके बारे में हमें पता लगेगा। जैसे मान लीजिए हमें कोई एनिमल है, उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हमें मिल गए, है ना, जो कि मिलियन ऑफ ईयर पहले के हैं, उसके शरीर के कुछ हिस्से हमें मिल गए जो कि मिलियन ऑफ ईयर पहले के हैं, ठीक है। तो वो जो आपके पास जो है वो क्या हुए, फॉसिल्स हुए। तो आज की डेट में जो स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं पूरी तरह से, उसके बारे में जो है हमें फॉसिल से पता लगता है। एंड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न फॉर्म्स, ठीक है, और किस तरह से जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है आपकी मॉडर्न फॉर्म्स की, धीरे धीरे किस तरह से डेवलपमेंट हुई है जो आज की डेट में हम ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो सारा का सारा जो है क्या आ जाएगा, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस तक हमने यहाँ पे देखा। अब एक बार जरा हम इसको अच्छे से जो है यहाँ पे कवर कर लेते हैं। आगे आपकी बुक्स में आपको मिलेगा कनेक्टिंग लिंक्स, कनेक्टिंग लिंक्स, है ना। कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं आपके पास, some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups। देखिए हमें ना नाम से ही पता लग रहा है, कनेक्टिंग, हमेशा कनेक्शन किसके बीच में बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके दो फ्रेंड है ना, एक आपका बेस्ट फ्रेंड है, दूसरा आपका कोई फ्रेंड है, आप दोनों के बीच में मान लो अच्छी खासी बात होती है, आपके बीच में बन गया एक कनेक्शन, आप दोनों के बीच में क्या बन गया, एक प्रकार का कनेक्शन बन गया, ठीक है। तो आपके जो कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं विच शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना, जो कि कुछ मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नली जो हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करते हैं, बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, मतलब जिसके द्वारा जो है वो कुछ दो डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा वो रिलेटेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक्स, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ
कि मेरे पास ना कोई प्लांट है, कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है ना, उनको ना बाहर से देखने में उनके जो मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है ना, वो कुछ ऐसे हैं, है ना, बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। उसको हमने बोला, मतलब एक कनेक्शन बन गया उनके बीच में, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? मतलब जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो यानी कि जो भ्रूण है, उसकी जो डेवलपमेंट हुई है, यानी कि उसका जो विकास हुआ है ना, जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, उसका जो विकास हुआ है, सो सिमिलरिटीज इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे मान लो कोई एनिमल है ना, एक एनिमल है और कोई दूसरा एनिमल है, दोनों के जो एम्ब्रियो हैं, उनकी जो डेवलपमेंट हुई ना, वो मान लो एक ही तरीके से हो रही है ना, तो हमें ना उससे पता लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा हमें कि मान लो एक एनिमल है मेरे पास, वो कैसे बना, और दूसरा एनिमल का जो डेवलपमेंट है धीरे धीरे वो किस तरह से हुआ है। तो ये सारे जो एविडेंसेस हैं, ये हमारे पास किसके अंडर आते हैं? ये हमारे पास आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंडर। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमने क्या देखा कि हमें ना सिमिलरिटी, मतलब जो सिमिलरिटी, जैसे मान लो कोई एक एनिमल है और कोई दूसरा एनिमल है, उनके बीच में जो है वो किसी प्रकार से कोई सिमिलरिटी उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड देखने को मिल रही है। मतलब एक, जैसे आपको पता है ना, एक एम्ब्रियो है, एक भ्रूण है, धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होगी, जैसे इमेज में देखें धीरे धीरे, जैसे अगर हम ह्यूमंस में भी देखें तो एम्ब्रियो होता है, पहले भ्रूण होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है और वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना। तो बेसिकली जो है, हुआ क्या कि मान लो कि कोई एनिमल है, उसमें भी मतलब, या कोई दो एनिमल्स हैं, उनके जो एम्ब्रियो, उनके एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना, भ्रूण की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो जो है वो मतलब सिमिलर है, सिमिलर तरीके से विकास हो रहा है। तो वो जो है हमारे पास क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, वो होते हैं हमारे पास क्या? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो हमने पढ़े पेलियंटोलॉजिकल, हमने पढ़े कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़े एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एक बार ना हम लोग इस चीज को जो है बुक्स में देख लेंगे, क्योंकि आपकी बुक्स में जो है ना बहुत अच्छे से इस चीज के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो एक बार जो है मैं यहाँ पे बुक जो है शेयर करूंगी, देन हम इसको बुक्स में भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन जो टारगेट है वो क्या रहना चाहिए कि आपको एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लास में ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी जैसे जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई, उसको मैं जरा बुक में भी अंडरलाइन कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस आपकी बुक्स में है, मैं एक बार अंडरलाइन हाईलाइट कर देती हूँ उसको। ये देखो, ये पहला मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पहला आपको बताया कि बुक्स में किस तरह से पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला है एनिमल इमेजेस, प्लांट इमेजेस, सो वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। अब वो चीज और इलेबोरेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे इनके माउथ का स्ट्रक्चर आप देखिए इन एनिमल्स में, ये माउथ का स्ट्रक्चर आप देखिए, इनका सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल रही है ना। पोजीशन ऑफ आईज देखिए, इनका सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है। इनके नॉस्ट्रिल्स का स्ट्रक्चर देखिए, सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर इनके जो ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना देखिए आपको देखने को मिल रहा है ना। दो इनके बॉडी के अंदर आप और देखिए, जो आपके पास इनके बॉडी के अंदर जो भी जो है बॉडी हेयर्स है, जो भी इनके शरीर के अंदर बॉडी हेयर्स है, वो आप देख सकते हो, वो काफी ज्यादा घने घने, या आप क्या बोलते हो उनको, थिक बोलते हो, है ना, थिकली जो है, काफी ज्यादा घने घने जो हेयर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इनके शरीर के अंदर। तो ये एक सिमिलरिटी आ गई इनमें, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन द बॉडी आर सीन इन एनिमल्स, वेयर एज सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप,
आप देखिए लीफ की जो शेप है, ठीक है, लीफ की जो शेप है, लीफ का लीफ विनेशन, लीफ पेटियोल, मतलब इन पत्तों में आप देखिए, इन पत्तों में आप देखिए डिफरेंसेस आपको, मतलब अपीयरेंस के आधार पे, है ना, जो यहाँ पे इनके अंदर जो वेन्स हैं इस तरह से जो होते हैं स्ट्रक्चर्स अंदर, है ना, मतलब सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पे जो आपकी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पे जो सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, है ना, वो सारे के सारे एविडेंसेस हम ले लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के अंडर, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देखिए समझा, आपकी बुक्स में भी अच्छे से बताया गया है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में भी मैं हाईलाइट कर लेती हूँ यहाँ से आपको क्या देखना है, ठीक है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में अभी अभी आपको पढ़ाया, यहाँ पे आप बुक्स में लिख लेंगे कि एनाटॉमिकल एविडेंसेस जो है बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, मतलब उसकी आंतरिक जो संरचना है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनिज्म का वो किस तरह का है। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलरिटी बिटवीन द ह्यूमन लैग, ह्यूमन हैंड, फोर लैग। देखिए कुछ आपके सामने इमेजेस बताए गए हैं। पहला इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ह्यूमन हैंड का बताया गया है। दूसरा इमेज जो है यहाँ पे आपके पास बताया गया है फोर लेग ऑफ ऑक्स। थर्ड इमेज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपको बताया गया है फ्लिपर ऑफ व्हेल का, ठीक है। तो इन सब में अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो अगर मैं इन सब में ध्यान से देखूं, तो हमें ना सुपरफिशियली बाहर से हमें कोई भी जो है वो सिमिलरिटी देखने को नहीं मिल रही है ना। ह्यूमन हैंड की बात करूं मैं, या फोर लेग ऑफ ऑक्स की बात करूं, या फ्लिपर ऑफ व्हेल की बात करूं मैं, है ना, या फिर मैं पेटेजियम ऑफ बैट की बात करूं, ये सारे मतलब इन सब में आप देखिए, आपको ना बाहर से ऐसा नहीं लग रहा है ना कि कुछ सिमिलरिटी है इनकी बाहर से, मतलब मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियली अलग अलग ही है सारे, ठीक है। सिमिलरली यूज ऑफ each of those structures is different in respective animals, है ना। तो इनका जो यूज है, इन स्ट्रक्चर्स का जो यूज है वो भी अलग अलग है एनिमल्स में, मतलब इन एनिमल्स में। जैसे अब मैं अब मैं इसकी बात करूं, ये फोर लेग ऑफ ऑक्स की बात करूं, है ना, या फिर मैं यहाँ पे पेटेजियम ऑफ बैट की बात करूं, फ्लिपर ऑफ व्हेल की बात करूं, तो जो यूज है इन स्ट्रक्चर्स का वो भी डिफरेंट है रिस्पेक्टिव एनिमल्स में। So, however, there is similarity in structure of bones and joints in organs of each of those animals. ठीक है, लेकिन लेकिन देखो इनका यूज भी अलग अलग है। ध्यान से इस बात को समझना, जब आप इनको बाहर से देख रहे हो, सुपरफिशियली जब आप इनको देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पे सुपरफिशियली कोई सिमिलरिटी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर आप इनका यूज देखें तो इनके यूज भी अलग अलग हैं, इनके यूज भी अलग अलग हैं। लेकिन लेकिन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इन सब में सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। बोन्स का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है ना। और जो ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स कैसे बनते हैं, जहां पे दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं, है ना, तो आपके ज्वाइंट्स बनते हैं। तो जो ज्वाइंट्स हैं यहाँ पे, है ना, इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल्स, उसमें भी जो है आपकी सिमिलरिटी है, ठीक है। तो ज्वाइंट्स हो गए आपके या बोन्स हो गए, है ना, उसके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो अगर ऐसी ऐसी, अब देखो इससे हमें क्या एविडेंस हमारे सामने आ रहा है, क्या बात हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रही है, इससे हमें ये बात क्लियर हो रही है कि अगर इसमें सिमिलरिटी है तो ये हमें बताता है कि इनके जो एंसेस्टर हैं, कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर जो है वो क्या है, कॉमन एंसेस्टर्स हैं, है ना। इनके जो पूर्वज हैं वो मतलब कॉमन रहे होंगे, एक ही तरह से जो है ये आगे जाके जो है इनका जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो हुआ होगा। तो ये जो है हमें क्या बताता है, दिस सिमिलरिटी इंडिकेट्स दैट दोस एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर। तो ये हमने क्या पढ़ा, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है। वेस्टिजियल अभी स्लाइड से बताया था,
वेस्टिजियल जो है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था स्लाइड से, वेस्टिजियल जो है हमारे पास क्या होते हैं, वेस्टिजियल। तो वेस्टिजियल जो है हमारे पास क्या होते थे, जो आपके पास यहाँ पे डीजेनरेटेड है ना, ये अंडरलाइन अपनी बुक्स में इसलिए मैं शो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बुक्स में पता लगे कि कहाँ से आपको अंडरलाइन करना है एक्चुअली, है ना। डीजेनरेटेड या फिर जो आपके अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहा जाता है ना, जो कि आज मतलब डीजेनरेट हो चुके हैं, अंडर डेवलप्ड है, यूजलेस है, हमारे शरीर में उनका कोई काम नहीं है, उनको बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। So in living organisms, sudden development of new organs or organs for living in changing environment is not possible. Instead, existing organs undergo gradual changes. Basically, यहाँ पे क्या बताया गया इस बात से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें, जैसे अगर हम ह्यूमंस हैं, तो अगर मान लो सडनली जो है हमारी बॉडी में कोई नया जो आपके पास ऑर्गन है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है या नया टिश्यू आ जाता है ना, इन चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स इन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। जो आपके पास एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स है उन्हीं में जो है वो ग्रेजुअल चेंज जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स है उन्हीं में ही ग्रेजुअल चेंज धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। मोस्टली ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टेन सिचुएशन। बेसिकली हुआ क्या, मतलब बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या, कि कुछ एक ऑर्गन्स थे ना ऐसे जो जिनका यूज था हमारे मतलब एंसेस्टर्स में, हमारे पूर्वजों में, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट होती गई धीरे धीरे, तो वो जो ऑर्गन्स थे ना वो हो गए मतलब डीजेनरेट हो गए, वो अब उनका कोई काम नहीं रहा, अब उनका कोई काम नहीं रहा, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है अब क्या हुआ, अब उनका कोई काम नहीं रहा हमारे शरीर में, तो उनको हमने बोल दिया वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। मतलब जो हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं उनमें ना ग्रेजुअल जो है वो चेंज आया, धीरे धीरे चेंज आया। जैसे मान लो हार्ट है हमारा, है ना, या हमारा किडनी है या हमारा ब्रेन है, वो और भी ज्यादा विकसित होते गए एक तरह से, है ना। एक तरह से आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, कि ह्यूमंस जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, मतलब हम जो है वो पहले जो है वो किस तरह के किस तरह के स्ट्रक्चर्स थे, फिर उसके बाद कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, कैसे धीरे धीरे जो है हमारा मतलब हमारा ब्रेन कैपेसिटी बढ़ा, है ना, हमारा हार्ट और ज्यादा एफिशिएंट बना, हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो फिर और भी ज्यादा मतलब अच्छी तरह से काम करने लगे। तो वो सारे के सारे चेंजेस आए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड, जिनका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है, यूजलेस ऑर्गन्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनको कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। अब देखिए आगे आपने अपनी बुक्स में क्या अंडरलाइन करना है, अपेंडिक्स। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आप क्या बोलोगे, अपेंडिक्स, जो कि आपके पास यूजफुल है ह्यूमन के लिए, है ना, इज यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन इन रुमिनेंट्स। जो हमारे पास ना एंसेस्टर्स थे हमारे, बेसिकली इतनी सी बात है कि जो एंसेस्टर्स थे हमारे उनमें जो अपेंडिक्स था वो फंक्शनल था, फुली फंक्शनल था, लेकिन हमारे में इसका कोई यूज नहीं है। तो अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका ईयर पिन्ना की जो मसल्स हैं, ईयर पिन्ना जो है हमारा, है ना, ईयर पिन्ना की जो हमारी मसल्स हैं, ये विच आर यूजलेस टू ह्यूमन, ठीक है। अगर हम अपने शरीर में देखें तो हमारे शरीर में इनका कोई काम नहीं है, ये आपके पास ह्यूमंस के लिए यूजलेस है। लेकिन लेकिन जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे मंकीज, तो मंकीज में जो है आर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। लेकिन मंकीज में जो है इनका काम था, हमारे एंसेस्टर्स जो थे मंकी, है ना, आपको पता है से मंकी लाइक हम जैसे पहले हुआ करते थे कुछ मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, है ना,
फिर धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो हम जो है एक तरह से जो है हमारा पूरी तरह से हमारा शरीर, हमारी बॉडी पूरी तरह से विकसित हो गई, पूरी तरह से उसका डेवलपमेंट हो गया। तो मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस टू ह्यूमंस आर यूजफुल इन मंकीज, है ना, मंकीज में इनका यूज था फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। सो वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन को क्या कहा जाता है, कॉकिक्स कहा जाता है। सो वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक, जैसे टेल बोन है जिसको कॉकिक्स कहा जाता है, इसके अलावा आपका विजडम टिथ है, ये भी आपके पास क्या है, ये सारे एग्जांपल्स आपको अपनी बुक्स में पढ़ने हैं। देखो आपकी बुक्स में अच्छे से इमेज दिए गए हैं, अपेंडिक्स देखिए आप, ठीक है, आप देखिए ईयर मसल्स बताए गए हैं, ईयर मसल्स, है ना, आपको बताया कि इनका ह्यूमंस में कोई यूज नहीं है आज की डेट में, तो ये वेस्टिजियल है। आप देखिए आपके सामने विजडम टिथ बताए गए हैं, विजडम टिथ देख सकते हैं आप। टेल बोन आपको बताई गई है ना, टेल बोन क्या हुआ हमारा, कॉकिक्स हुआ, टेल बोन जिसको हमने कॉकिक्स बोला, विजडम टिथ, ये सारी वेस्टिजियल है। बॉडी हेयर्स, ठीक है। अब हमारे शरीर में अगर हेयर्स हैं, है ना, तो क्या हमारे शरीर में वैसे हेयर का कुछ काम है? नो। तो बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन, मतलब फंक्शनल नहीं है। तो बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये भी वेस्टिजियल में आप ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमने अच्छे से देखे बुक में एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं आगे। क्या था हमारा, पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, हमारे पास क्या था, पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस। अब देखिए जो आपको पहले मैंने बात बताई थोड़ी देर पहले, वो क्या बताया कि हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ इयर्स एगो। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम आज से मिलियंस ऑफ इयर्स पहले की बात करें, अगर हम आज से मिलियंस ऑफ इयर्स पहले की बात करें, तो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है उस टाइम एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। हाउ कैन वी टेल दिस, नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन दिस अर्थ। तो ये जो सीक्रेट वाली जो बात है, ये जो है अब जो है वो हिडन है अर्थ में। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एक्सेट्रा। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उस टाइम में क्या हुए, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि कोई जो है डिजास्टर, कोई आपदा आ गई, जैसे कि जिसमें आप देख सकते हैं कोई बाढ़ आ गई, कोई फ्लड आ गई, कोई अर्थ, कोई भूकंप आ गया, ठीक है, या वॉल्केनो, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है उस टाइम दब चुके थे, बरीड, दे गेट बरीड इन द सॉइल एक्चुअली, है ना, वो पूरी तरह से उसमें दब गए, लेकिन उनके ना कुछ एक हिस्से बच गए, रेमिनेंट्स, जिनको मैं कहूंगी रेमिनेंट्स, मतलब कि रिमेनिंग पार्ट, रिमेन्स, उनके कुछ रिमेन्स रह गए, कुछ हिस्से रह गए, ठीक है, और उनके कुछ इंप्रेशंस रह गए उन ऑर्गेनिजम्स के, जो कि प्रिजर्व रह गए आपके अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपके सामने यहाँ पे कुछ फॉसिल्स की पिक्स बताई गई हैं, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर है, फिश के देखिए कुछ हिस्से यहाँ पे रह गए, है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस बताए गए हैं जो कि हमारे पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज, इनको जो है वो फॉसिल्स कहा जाता है। सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो जब भी हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इवोल्यूशन की स्टडी के लिए, ठीक है, इवोल्यूशन की स्टडी के लिए हमारे पास जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉसिल्स की स्टडी, ठीक है। सो दे आर द पेलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट, क्योंकि हमें ना उन चीजों से पता लगता है, जैसे मान लो अब ये पुराने टाइम में ये कुछ एनिमल्स के हिस्से रह गए, फिश का कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया, है ना, तो हमें यहाँ से पता लगता है कि आज जो जैसे हम देख रहे हैं फिश, ठीक है, तो वो कैसी है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, चाहे मैं अगेन बात कर रही हूँ, चाहे हमारे पास ह्यूमंस का डेवलपमेंट है, चाहे एनिमल्स का डेवलपमेंट है, चाहे प्लांट का डेवलपमेंट है, वो किस तरह से हुआ है वो सारा आता है हमारे पास पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस के अंडर, मतलब फॉसिल्स से किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। फिर आपको स्लाइड में मैंने क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ा था हमें, कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में हमने स्लाइड में उसके बाद जो है पढ़ा था। तो ये जरा सा हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप अपनी बुक्स में भी डेफिनेशन अंडरलाइन कर दीजिए।
some plants and animals show some morphological characters. Morphological characters क्या होते हैं हमारे पास, जो कि आपके पास एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पे, है ना, मतलब आपको एक्सटर्नली वो ऑर्गेनिज्म किस तरह का दिख रहा है उसके आधार पे जो आपके पास सिमिलरिटीज होती हैं, समानताएं होती हैं, ठीक है, उसको हमने बोला मॉर्फोलॉजिकल। तो सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ ही प्लांट्स और एनिमल्स क्या शो करते हैं, कुछ जो है ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करते हैं बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, जिसके द्वारा वो दो डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है। सो सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स by which they can be related to two different groups. इसी को कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि आपके पास है पेरिपेटस, एग्जाम्पल के तौर पे पेरिपेटस की बात करें अगर हम, ठीक है, इन पेरिपेटस करेक्टर्स, मतलब पेरिपेटस जो एनिमल है ना, इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें कुछ करेक्टर्स जैसे कि बॉडी के अंदर कुछ सेगमेंट्स होंगे, सेगमेंटेड बॉडी होगी, है ना, बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको क्यूटिकल कहा जाएगा, वो थिन क्यूटिकल है ना, और बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिनको हमने बोला पैरापोडिया, है ना, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इनमें ट्रैकिया के द्वारा होती है, ठीक है, ट्रैकिया के द्वारा होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ऐसा ऐसा जो है वो आर्थ्रोपोड्स में भी देखने को मिलता है। जब हम एनिमल्स की बात करें ना, तो हमारे पास ना एनिमल्स के एक्चुअली अलग अलग से हमारे पास एनिमल्स के फाइलम है ना, एनिमल्स के हमारे पास जो है वो अलग अलग से जो है वो फाइलम बताए गए हैं। मतलब ना एनिमल्स को अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे मतलब हमने डिवाइड कर दिया अपने समझने के लिए, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में ना मेनली इंसेक्ट्स को रखा गया है, ठीक है, मेनली जो है इसमें इंसेक्ट्स को रखा गया है वैसे तो, क्लियर, आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया इंसेक्ट्स को। फाइलम आप लोगों को बात समझ में आ रही है, मतलब जब हम एनिमल्स के, मतलब एक तरह से मतलब एनिमल्स को हमने अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया सिमिलरिटी के आधार पे, जैसे इंसेक्ट्स को मैंने फाइलम आर्थ्रोपोडा में रख दिया। तो अगर आप पेरिपेटस में देखें तो पेरिपेटस के बॉडी में ना कुछ करेक्टर्स जैसे कि सेगमेंटेड बॉडी हो गया, थिन क्यूटिकल हो गया, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, है ना, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एक्चुअली ना जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, और ऐसा ऐसा ही आर्थ्रोपोड्स के केस में भी देखने को मिलता है। जैसे मैं इंसेक्ट में बात करूं कॉकरोच की, अगर मैं इंसेक्ट में बात करूं कॉकरोच की, तो कॉकरोच जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, और उसमें भी ऐसा ऐसा ही देखने को मिलता है, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन के लिए स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे वो आपका होता है ट्रेकिया, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्रेकिया। और ऐसा ही जो है, मतलब मैं ये बोल रही हूँ ना कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे पास जो है पेरिपेटस में है, ऐसे ऐसा ही सिमिलरिटी जो है आर्थ्रोपोडा में भी देखने को मिलती है, ठीक है। पेरिपेटस की अगर मैं बात करूं तो पेरिपेटस को फाइलम एनालिडा में रखा गया है, ये देखो ये अंडरलाइन करना है बुक्स में, यहाँ लिखा है आपकी बुक्स में ना एनालिडा, ये एनालिडा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बेसिकली ये जो पेरिपेटस है, अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ, जो हमारे पास जो है जो पेरिपेटस है, पेरिपेटस जो है एक तरह से जो है वो कनेक्टिंग लिंक हो गया, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे पास पेरिपेटस को मैं एनालिडा में ही रखूं या मैं आर्थ्रोपोडा में ही रखूं, है ना, मतलब मैं ये बोलूँ कि एक कनेक्टिंग लिंक बन गया दोनों के बीच में,
कनेक्टिंग लिंक क्यों बन गया दोनों के बीच में? क्योंकि इसके अंदर ना कुछ एक इसके शरीर के अंदर ऐसी चीजें हैं जो कि एनालिड्स की तरह हैं, और जबकि कुछ एक चीजें इसके शरीर में ऐसी हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स की तरह हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये एक जो है मेरा क्या बन जाता है, इसकी वजह से ये मेरा एक कनेक्टिंग लिंक बन जाता है इन दोनों के बीच में, एनालिडा के बीच में और आर्थ्रोपोडा के बीच में। ये मेरा एक कनेक्टिंग लिंक बन जाता है मेरा पेरिपेटस। ठीक है, तो इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, याद रखिएगा ना, एनालिडा में मैं अगर आपको ना एग्जांपल दूं, जैसे आपका अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म को जो है वो इंक्लूड किया गया है हमारे पास किसमें, एनालिडा में, फाइलम एनालिडा में। अब आप लोगों ने अर्थवॉर्म देखा है तो आपको पता है अर्थवॉर्म के शरीर में, बॉडी में क्या होती है, अर्थवॉर्म के शरीर में जो है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है ना। तो देखो सेगमेंटेड बॉडी होती है। एनालिड्स के केस में ही ये भी होता है, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, मतलब स्विमिंग के लिए सहायता करते हैं ये, एक्चुअली इनको तैरने के लिए। एनालिडा के शरीर में जो, यहाँ लिख लो बुक्स में, जो आपके स्यूडोपोडिया नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनको एक्चुअली किस चीज के लिए सहायता करते हैं, ये इनकी सहायता करते हैं स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए। ठीक है, पैरापोडिया स्विमिंग के लिए सहायता करते हैं। तो अब अगर मैं देखूं तो कुछ सिमिलरिटीज, मतलब इसमें अब आर्थ्रोपोडा में मैंने बोला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जैसे कि कॉकरोच इसमें आता है। तो पेरिपेटस आपसे पूछिए कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है, तो क्या बोलोगे आप, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोड। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक एग्जांपल और आपकी बुक्स में बताया गया है, क्या बताया, डक बिल्ड प्लैटिपस लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन आते हैं, जो आपके रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, है ना, जैसे कि स्नेक हो गया मेरा, लिजार्ड हो गई, छिपकली हो गई, वो रेप्टाइल्स होते हैं। तो जो डक बिल्ड प्लैटिपस है वो जैसे एग को ले करता है, डक बिल्ड प्लैटिपस लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स बट शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स टू। ये मैमल्स के साथ भी रिलेशनशिप शो करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स। क्योंकि आपके पास मैमल्स में भी क्या पाए जाते हैं, मैमल्स में भी मेमोरी ग्लैंड्स और हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैमल्स में भी आपके पास मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं और हेयर्स भी होते हैं। तो जो आपका डक बिल्ड प्लेटिपस है वो क्या करता है, वो आपके पास जैसे कि आपका स्नेक होता है ना, स्नेक आपका ये एग देता है ना, तो वैसे ही डक बिल्ड प्लेटिपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी ऐसा ही होता है, रेप्टाइल्स की तरह ये आपके पास क्या करता है, एग को ले करता है। मैमल्स के साथ भी इसकी सिमिलरिटी है, ये भी एक कनेक्टिंग लिंक बन गया रेप्टाइल और मैमल्स के बीच में। मैमल्स के साथ क्या सिमिलरिटी है, मेमोरी ग्लैंड्स जो है इसमें भी है, बॉडी में हेयर्स भी हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक कनेक्टिंग लिंक बन गया रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में, कौन, डक बिल्ड प्लैटिपस। ठीक है, तो बुक्स में भी अच्छे से अंडरलाइन हो गया, अच्छे से सारी चीजें, एक एक पॉइंट। लास्ट बचता है, बस इसको कवर करेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जैसे एक भ्रूण है ना, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, धीरे 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 विकास हुआ, मैन बना, मान लो रैबिट में, काउ में, पिग में, चिकन में, है ना, टॉर्टोइस, सैलमेंडर, फिश, इनमें बताया गया है। तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस की ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन दिस पिक्चर। मतलब इन अलग अलग वर्टिब्रेट्स में हम देख रहे हैं, वर्टिब्रेट्स ये क्यों है, इन सब में वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। तो इन सब में मैं एक कंपैरिजन कर रही हूँ, एक कंपैरिजन कर रही हूँ कि इनके जो एम्ब्रियो है, जो इनके भ्रूण है, उनकी डेवलपमेंट, उनका विकास किस तरह से हुआ है। सो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, मतलब जो इनकी डेवलपमेंट में जो स्टेज आएगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल जो स्टेज हमारे पास आएगी ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर shows that all embryos show extreme similarities। इसमें हमें ये पता लग रहा है कि इन सारे के सारे एम्ब्रियोस में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिल रही हैं शुरुआत में, तो इनिशियल स्टेजेस में तो, है ना। बाद में जो है वो क्या हुई, बाद में
जो है मतलब जो समानताएं हैं वो थोड़ी सी कम हुई, डिक्रीज हुई धीरे धीरे। तो सिमिलरिटीज अगर इनिशियल स्टेज में सिमिलरिटी देखने को मिली शुरुआत में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इन एनिमल्स का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं जो है वो सिमिलर तरीके से हुआ है। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसको बुक से भी कंप्लीट कर लिया अच्छे से, और साथ ही साथ इसमें अच्छी बात क्या है कि हमने इसको अपनी प्रेजेंटेशन से भी देख लिया। अब बुक्स में मैंने अंडरलाइन क्यों करवाया, ये आपको क्यों बताया, क्योंकि बुक्स में जैसे आप लोग इसको अंडरलाइन करेंगे तो आपको जो है आगे पढ़ने के लिए भी इजी रहेगा, और आपको जो प्रेजेंटेशन में दिखाया उसको आप जो है रिलेट भी कर पाओगे अच्छे से। अब मैं आपको ना लास्ट में क्लास के एंड में होमवर्क यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास से पहले अच्छे से वो होमवर्क जो है आपको तैयार करना है। ठीक है, जो हमने आज पढ़ा ना उसी के आधार पे, क्योंकि अगर आप उसके आधार पे होमवर्क सॉल्व करेंगे तो इससे जो है आपको कंसेप्ट्स भी समझ में और भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं एक्चुअली। ठीक है, पहला आप जो है वो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ना, ये पहला क्वेश्चन आपको करना है। फिर इसके साथ साथ आप साथ में क्या देंगे, गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स। कोई से आपको 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स के, जो आज हमने पढ़ा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप करके लाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप जो करके लाएंगे वो आप जो है करेंगे डिफाइन कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। गिव 2 एग्जाम्पल्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स, कोई से आपको 2 एग्जाम्पल्स देनी है कनेक्टिंग लिंक्स के। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स, एक आप ये करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आप जो करके लाएंगे वो आप करके लाएंगे राइट डिफरेंस बिटवीन morphological morphological and and anatomical एविडेंसेस। इसमें आपको एग्जांपल्स के साथ बताना है ना, जो आपको आज की क्लास में पढ़ाया। इसमें ना जो कनेक्टिंग लिंक्स की डेफिनेशन जैसे आप करेंगे यहाँ, तो डेफिनेशन के साथ साथ आपको और यहाँ पे क्या तैयार करना है, मतलब वो सारा बताना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना अभी, पेरिपेटस हो गया हमारा, मतलब वो किस किस के बीच में है कनेक्टिंग लिंक, इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बताया, पहला क्वेश्चन ये तैयार करके लाएंगे डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एग्जाम्पल्स के साथ, गिव 3 एग्जाम्पल्स। दूसरा क्वेश्चन डिफाइन कनेक्टिंग लिंक्स, एग्जाम्पल के साथ 2 एग्जाम्पल्स देंगे अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन आपको करके लाना है राइट डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एग्जांपल्स के साथ आप बताएंगे। ठीक है, सो ये हो गया आज का होमवर्क। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से टॉपिक। तो बाकी आपको अपना होमवर्क ही करके लाना है, और क्लास में ना मतलब पहले आपको लाइक ये नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है और सारा का सारा रिवाइज करके लाना है। फिर हम इसी तरह से आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही।